Hello everyone, myself Meenakshi Kumawat, Assistant Professor from Government Law College, बीकानेर। लास्ट क्लास में हम लोग री इंश्योरेंस अर्थात पुनर्बीमा के बारे में बात कर चुके हैं। पुनर्बीमा किसे कहते हैं, इसकी क्या फीचर्स या विशेषताएं होती है, साथ ही साथ इसके क्या लाभ और हानियां हैं, ये सब इस पर हम चर्चा कर चुके थे, लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस यानी कि पुनर्बीमा की विधियों के बारे में कि पुनर्बीमा की क्या विधियाँ होती है। जो दो इंश्योरेंस कंपनीज है यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, जो अपनी क्षमता से अधिक का बीमा कर लेती है, तो वो अपने रिस्क को अपने जो उसने जो बीमा करा है अपने बीमा राशि को किस दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र करती है और किन किन तरीक़ों से कर सकती है। ये तीनों ही तरीके जो होते हैं मेनली वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स वो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस के बारे में। तो पुनर्बीमा कराने की देखिए 3 प्रमुख विधियां हैं, ऐच्छिक विधि, संधि या समझौता विधि तथा पूलिंग मेथड या पूल विधि। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ऐच्छिक विधि के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसे हम ऑप्शनल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, जनरली आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी सामने वाली कंपनी को, जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी क्या हुई हमारे प्रिंसिपल जो इंश्योरेंस कंपनी मूल कंपनी है जिसने कि बीमा किया है, अब इसने अगर अपनी क्षमता से अधिक बीमा कर दिया है तो ये दूसरी इंश्योरेंस कंपनी हम बी मान लेते हैं, तो इस कंपनी को प्रपोजल करेगी कि क्या आप मेरे इस जो एक्स्ट्रा रिस्क है इसको ले सकते हैं, जो अधिक जो राशि का बीमा मैंने कर लिया है, क्या अब आप इस अमाउंट को का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो अब बी के ऊपर है, ऑप्शनल है कि वो या तो यस कर दे या तो वो नो कर दे। ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ऐच्छिक विधि। ये बी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए रीड आउट करते हैं। यह पुनर्बीमा की सबसे पुरानी विधि है। इसमें दोनों पक्षकार स्वतंत्र रूप से किसी विशिष्ट जोखिम के संबंध में पुनर्बीमा का अनुबंध करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐच्छिक पुनर्बीमा किसी विशिष्ट जोखिम के लिए किसी विशिष्ट समय पर की गई व्यवस्था है। रियली में होता क्या है कि जब भी कोई बीमा करता अपनी सामर्थ्य से अधिक का बीमा कर लेता है तो वो पुनर्बीमा के लिए किसी अन्य बीमाकर्ता के पास प्रस्ताव भेजता है। जैसे अभी ए ने किसको प्रस्ताव भेजा, बी को प्रस्ताव भेजा, देखा ना हमने भी। ठीक है, तो पुनर्बीमा करता प्रस्ताव की अनेक बातों पर ध्यान देता है। अब बी क्या करेगा, बी पहले चेक करेगा। बी कौन है, बी कंपनी, सेकंड इंश्योरेंस कंपनी है। फर्स्ट तो कौन सी थी हमारी, ए, सेकंड इंश्योरेंस कंपनी थी हमारी बी। अब बी क्या करेगा बेटा, सब चीज़ों को चेक करेगा कि नेचर ऑफ रिस्क क्या है, हानि की कितनी संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, जो प्रस्तावक है उसका व्यवसाय कैसा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। इन सभी बातों पर विचार करके वो पुनर्बीमा के प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। इट मीन्स वो उसके लिए यस भी कह सकता है और वो उसके लिए नो भी कह सकता है। तो ये किसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, बी के पास। ए ने बी को प्रपोजल किया, बी के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो वो यस कर देगा पुनर्बीमा के लिए या फिर वो नो कर देगा। ठीक है, किस पर ध्यान देकर, इन सभी कंडीशंस पर ध्यान देकर विचार करके। ठीक है, तो इस प्रकार मूल बीमा करता है कौन हुआ हमारा ए, जब भी पुनर्बीमा की आवश्यकता महसूस करता है इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, जिसे स्वीकार करना या नहीं करना पुनर्बीमाकर्ता की इच्छा पर डिपेंड करता है। री इंश्योरर कौन हुआ हमारा ये, तो ठीक है, ये तो प्रिंसिपल इंश्योरेंस हुआ हमारा, मूल बीमा कंपनी हुई इंश्योरेंस कंपनी, और ये री इंश्योरर हुआ। तो यहाँ पर बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे स्वीकार करे या नहीं। तो अब देखिए इस ऑप्शनल या फैकल्टेटिव मेथड के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है इसके, क्या लाभ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पुनर्बीमाकर्ता पर प्रस्ताव को स्वीकृत करने का कोई बंधन नहीं होता है। सीधी सी बात है कि उसके पास ऑप्शनल अवेलेबल होता है कि वो या तो यस कह सकता है या नो कह सकता है, मना भी कर सकता है वो पुनर्बीमा करने के लिए। सेकंड की यह विधि बहुत ही लचीली है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग पुनर्बीमा का अनुबंध किया जा सकता है, देखा जा सकता है। परिस्थितियों का मतलब हुआ यहाँ पर कि रिस्क कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सभी पर विचार करके यस या नो कहा जा सकता है। री इंश्योरर सशर्त स्वीकृति भी दे सकता है। ध्यान रखिए कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बी कंपनी, जो हम देखा ना हमने कि री इंश्योरर कंपनी जो है सेकंड कंपनी जिसको प्रपोजल किया जा रहा है री इंश्योरेंस का, वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी दे सकती है, कोई वैध शर्त भी लगा सकती है। शर्त वैध होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ, अप्रमापित जोखिमों यानी कि ऐसी जोखिमें जिनके लिए जो कि मापी नहीं जा सकती, जिनका मापन नहीं किया जा सकता, जिन रिस्क का, उन रिस्क के लिए यह विधि विशेष उपयोगी होती है। संकटकालीन परिस्थितियों में भी यह विधि सुविधाजनक
होती है। मान लीजिए किसी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है या कंपनी ने कर लिया, बाद में उसे पता चला कि एक कंपनी ने कर तो लिया, बाद में उसको पता चला कि बीमा कर लिया लेकिन इतनी राशि तो मैं वहन कर ही नहीं सकता, या बीमा करने के बाद उसे काफ़ी सारा नुकसान हो जाए, इकोनॉमिकली लॉस हो जाए, अब उसकी क्षमता नहीं है, पहले थी लेकिन अभी नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो उसको तो संकटकालीन परिस्थितियाँ उसकी तो राइज हो गई, इसलिए वो दूसरी कंपनी से री इंश्योरेंस करवाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो विधि है काफ़ी सुविधाजनक होती है। नेक्स्ट की यह विधि मूल बीमाकर्ता को सतर्क बनाती है, ठीक है, वो अवेयर रहता है हमेशा। यह बीमा करने से पूर्व पुनर्बीमा की व्यवस्था भी करती है। भाई पहले भी वो ऐसा है कि बीमा करने के बाद ही ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शनल विधि को अपनाया जाए, पहले भी ए जो है वो बी को, मतलब फर्स्ट जो मूल बीमा कंपनी है वो किसी अन्य कंपनी को प्रस्ताव करके पूछ सकती है। अगर वो मना कर दे तो ए कंपनी बीमा करने से मना कर देगी सामने वाले को, उस व्यक्ति को जो बीमा करवाना चाहता है, ठीक है ना। तो ये बीमा करने से पूर्व पुनर्बीमा की व्यवस्था भी करती है। क्लियर? अच्छा, इसके कुछ दोष भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसमें। जैसे यह विधि अनिश्चित है क्योंकि पुनर्बीमा प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने की निश्चितता नहीं रहती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला टाइम से जवाब दे दे, ठीक है ना, या फिर एक्सेप्ट, आपको लग रहा है कि उसके व्यवहार से कि हाँ वो एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन वो मना कर दे, बाद में एक्सेप्ट नहीं करे तो फिर क्या होगा। इसलिए ये इस विधि में निश्चितता नहीं होती है। फिर कि इसमें कागजी कार्यवाही व विलम्ब होने की संभावना रहती है, ये विधि खर्चीली विधि होती है। देन री इंश्योरर की सहमति प्राप्त होने में अगर देर हो जाती है, विलम्ब हो जाती है, तो कई बीमा प्रस्ताव जो है वो बीमाकर्ता के हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। पुनर्बीमाकर्ता की स्वीकृति से पूर्व बीमा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर बीमाकर्ता गंभीर संकट में फंस सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है, स्वीकृति दे दी, बाद में मुकर जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, उस जो बाद में अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है री इंश्योरर, तो वहाँ पर जो मूल बीमा करता है वो एक गंभीर संकट में फंस सकता है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति होगा जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो तो किसके पास जाएगा? मूल बीमा कंपनी के पास ही जाएगा ना, पैसा लेने के लिए, क्लेम लेने के लिए, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट, इस विधि में संपूर्ण बीमा व्यवसाय का पुनर्बीमा संभव नहीं होता है। छोटे पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए, छोटे जो री इंश्योरेंस है उनके लिए विधि लाभकारी नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा ही अमाउंट पे कर पाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंट के लिए री इंश्योरेंस नहीं कर पाते। फिर देखिए कि जैसे हम बात करें क्रॉप इंश्योरेंस की, यानी कि फसल बीमा, उपद्रव बीमा आदि, अंतरिक्ष यान बीमा आदि के क्षेत्र में पुनर्बीमा की यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है। इस विधि की कई कमियों को दूर करने के लिए ऑटो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस का विकास किया गया है। इस पद्धति में एक विशेष वर्ग की जोखिमों के पुनर्बीमे का अनुबंध किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर किसी रिस्क के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी फैकल्टेटिव इंश्योरेंस। दूसरा मेथड है आपका ट्रीटी मेथड या संधि अथवा समझौता विधि। तो हमने देख लिया फैकल्टेटिव मेथड, अब हम बात करेंगे ट्रीटी मेथड के बारे में। इस विधि के अंतर्गत मूल बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी है एंड री इंश्योरर कंपनी है, के मध्य एक औपचारिक अनुबंध किया जाता है, जिसके अनुसार एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित जोखिमों के पुनर्बीमे की व्यवस्था होती है। कहने का मतलब ये हुआ है, देखिए ए कंपनी और बी कंपनी दोनों ही पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 2021 इस पूरे साल में जितने भी अग्नि बीमा होंगे, जो शर्तों के अनुसार की बात कर रहे हैं ना, कंडीशंस होती है, वो पूरे के पूरे अग्नि बीमा का री इंश्योरेंस कौन करेगा? बी कंपनी करेगी, मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ आपके ट्रीटी मेथड का। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इस टाइम ड्यूरेशन में जितने भी फायर इंश्योरेंस होंगे वो उसका री इंश्योरेंस कौन करेगा? बी कंपनी करेगी ए कंपनी के साथ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड विच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज़ अ ट्रीटी मेथड। क्लियर? तो आइए अब देखिए इसे पढ़ते हैं कि जनरली क्या होता है। इसके अनुसार एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित जोखिमों के पुनर्बीमे की व्यवस्था होती है। यह संधि जनरली क्या होती है कि 1 वर्ष के लिए की जाती है, जिसमें पुनर्बीमे की जोखिमों की प्रकृति, उसका क्षेत्र, जोखिम का विस्तार, अधिकतम राशि आदि का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, इसमें मूल बीमाकर्ता तथा पुनर्बीमाकर्ता दोनों ही पुनर्बीमा कराने व करने के लिए बाध्य होते हैं। अब दोनों के बीच में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ए कंपनी भी बाउंड है और बी कंपनी भी बाउंड है री इंश्योरेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि ए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद बी कंपनी से री इंश्योरेंस करवाई ना, वो बाध्य है क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें पुनर्बीमा हेतु निम्न प्रकार के समझौते या संधियाँ की जाती है। अब देखिए ट्रीटी मैथड में भी कुछ और सब मैथड्स है 4
देखिए फर्स्ट होता है कोटा या निश्चित अंश विधि, है ना, जिसे कि कोटा और फिक्स्ड शेयर ट्रीटी कहा जाता है। इस समझौते के अधीन एक निश्चित प्रकार के बीमित जोखिम, इसे इरेज कर देती हूँ मैं ना, ठीक है, ताकि आप सिर्फ समझ सकें, ठीक है। अब हम फर्स्ट ये पढ़ रहे हैं। इस समझौते के अधीन एक निश्चित प्रकार के बीमित जोखिमों के एक निश्चित भाग या प्रतिशत का पुनर्बीमा कराया जाता है। पर्टिकुलर परसेंटेज या पर्टिकुलर पार्ट का बीमा करवाया जाता है उन जोखिमों का। जैसे कि हमने कर तो लिया कि हम 1 साल तक के बी कंपनी 1 साल के री इंश्योरेंस करेगी। जिन जिन सब्जेक्ट्स मैटर्स का ए कंपनी बीमा करेगी, बी कंपनी उनका सभी का क्या करेगी, री इंश्योरेंस करेगी। लेकिन कितनी राशि तक करेगी, अगर वो राशि भी हमने डिसाइड कर ली, हमें डिसाइड करके आते हैं और बी कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बी कंपनी री इंश्योरर है आपकी, ये प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलर अमाउंट भी डिसाइड कर लिया जाता है कि देखिए अग्नि बीमा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करा, एग्जांपल में 40% डिसाइड कर लिया गया, क्या कि फॉर एग्जाम्पल ये समझौता किया जा सकता है कि सभी अग्नि बीमा के 40% व्यवसाय का पुनर्बीमा करवाया जाएगा। ऐसी स्थिति में मूल बीमाकर्ता द्वारा निर्गमित सभी अग्नि बीमा पत्रों की 40% राशि का स्वतः ही पुनर्बीमा हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अब जितनी भी फायर इंश्योरेंस करेगी ये कंपनी, उस फायर इंश्योरेंस का 40% अमाउंट का क्या हो जाएगा, री इंश्योरेंस हो जाएगा बी कंपनी के द्वारा। क्लियर हो गई बात। तो इसे क्या कहेंगे हम, कोटा या फिक्स शेयर ट्रीटी। एक पर्टिकुलर शेयर डिसाइड या कोटा डिसाइड कर दिया आपने जी इंश्योरेंस का, ठीक है। इस विधि में पुनर्बीमा उन्हीं शर्तों व नियमों पर किया जाता है जिन पर मूल बीमाकर्ता ने बीमा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंडीशन सेम होगी, जिस पर ए ने बीमा किया है, पुनर्बीमा भी उन्हीं शर्तों पर होगा। पुनर्बीमा के बदले मूल बीमाकर्ता प्राप्त प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत या भाग पुनर्बीमाकर्ता को देता है। पुनर्बीमाकर्ता भी प्रीमियम प्राप्त करने के अनुपात में ही दावों का भुगतान करता है। नए बीमाकर्ताओं के लिए और अवर्गीकृत जोखिमों की दशा में, जहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं करा गया है रिस्क का, ठीक है ना, और जो नए बीमाकर्ता हैं उनके लिए ही ये विधि जो है वो अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। फिर सेकंड मेथड बात करते हैं हम ट्रीटी का, सरप्लस ट्रीटी, अतिरेक या आधिक्य संधि, जहाँ ज़्यादा राशि का किया जाता है। देखिए जैसा कि इसके वर्ड से हमें पता चल रहा है क्या कि इस संधि के अंतर्गत मूल बीमाकर्ता विभिन्न वर्ग की जोखिमों का एक निश्चित राशि से अधिक का बीमा करने के बाद समस्त या एक निश्चित राशि का पुनर्बीमा करवाने के लिए बाध्य होता है, ठीक है ना। कह सकते हैं हम कि इसमें बीमाकर्ता अपनी क्षमता का पूर्व निर्धारण कर लेता है, ठीक है ना। देखिए इस विधि में बीमाकर्ता अपनी क्षमता का पूर्व निर्धारण कर लेता है तथा उसके बाद के समस्त या एक निश्चित राशि तक के बीमा व्यवसाय का पुनर्बीमा करवाने की संधि करता है। यह संधि प्रत्येक जोखिम वर्ग के आधार पर की जाती है। इसमें पुनर्बीमा की सीमा निर्धारित की जा सकती है तथा यह सीमा प्रत्येक वर्ष के जोखिम के लिए भी निर्धारित की जा सकती है। कहने का मतलब है ए ने तो कह दिया कि भैया मैं तो 20 करोड़ तक का कर सकता हूँ। ए कंपनी, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ए कंपनी ने तो कह दिया कि मैं केवल 20 करोड़ तक का कर सकता हूँ। जितने भी बीमा 20 करोड़ के आते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी भी डिसाइड हो सकती है, जैसे मरीन इंश्योरेंस बता दिया इसने, मोटर इंश्योरेंस बता दिया, या फायर इंश्योरेंस का पर्टिकुलर कैटेगरी डिसाइड कर दी, तो इसमें कैटेगरी भी डिसाइड कर सकते हैं या नहीं भी करे और केवल इसने अमाउंट बता दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ए ने 20 करोड़ रुपए जो बताए हैं कि भैया मैं 20 करोड़ तक की मेरी लिमिट है, उससे ज़्यादा के जितने भी रिस्क होंगे, जितना भी अमाउंट का अगर इंश्योरेंस होता है तो आप जो है यानी कि बी कंपनी जो है वो उसका री इंश्योरेंस करेगी या उसके लिए दायी होगी। तो इस प्रकार के मेथड को क्या कहते हैं, सरप्लस ट्रीटी। यहाँ ए कंपनी ने यानी कि जो मूल बीमाकर्ता कंपनी है इसने अपनी लिमिटेशन डिसाइड कर दी है और लिमिटेशन के अलावा इस 20 करोड़ के अलावा जितना भी आधिक्य सरप्लस के बीमा होंगे वो कौन करेगा, बी कंपनी करेगी। क्लियर अबाउट इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, यानी कि एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी, हानि आधिक्य संधि। इस संधि के अंतर्गत पुनर्बीमा बीमित राशि के आधार पर नहीं होता बल्कि क्षतिपूर्ति या हानि के आधार पर। देखिए जैसे कि इसके वर्ड से पता चल रहा है हमें, ठीक है ना, कि हानि आधिक्य, कि अगर इस सीमा मात्रा से अधिक की हानि हुई तो कौन देगा, री इंश्योरर कंपनी देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हानि के हिसाब से उसकी लायबिलिटी डिसाइड की जाएगी री इंश्योरेंस कंपनी की। क्या, अब देखिए इस संधि के अंतर्गत पुनर्बीमा बीमित राशि के आधार पर नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति या हानि की राशि के आधार पर किया जाता है। इसमें एक सीमा तक हानि को स्वयं बीमाकर्ता वहन करता है तथा उस सीमा के बाद की आधिक्य हानि की राशि को बीमाकर्ता से वसूल किया जाता है। जो भी अगर देखो लॉस के आधार पर होगा, ऊपर वाला तो किसके आधार पर था आपका, प्रीमियम इंश्योरेंस अमाउंट के आधार पर, जबकि ये किसके आधार पर है, होने वाले लॉस के आधार पर, ठीक है। इस संधि में अधिकतम हानि या दायित्व की राशि निर्धारित कर ली जाती है, ठीक है।
इस प्रकार इस संधि के अंतर्गत एक पूर्व निर्धारित राशि से अधिक हानि की सुरक्षा का पुनर्बीमा करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी बी कंपनी के साथ 10 लाख रुपए से अधिक की हानियों के पुनर्बीमे का समझौता करती है। अधिकतम हानि अर्थात दायित्व की अधिकतम हानि की सीमा, देखिए ये तो हो गई बात पर्टिकुलर कि 10 लाख से अधिक का जितना होगा आप करोगे, लेकिन यहाँ पर ये अधिकतम हानि की सीमा भी डिसाइड कर लेते हैं। अधिकतम हानि या दायित्व की सीमा कितनी रखी गई है? 25 लाख रुपये कि मैक्सिमम यहाँ तक होगा तो ठीक है। यदि एक कंपनी को कुल 30 लाख रुपए की हानियों की क्षतिपूर्ति करनी पड़े तो वह बी कंपनी से संधि के अंतर्गत कितने रुपए वसूल करेगी? 15 लाख रुपए वसूल करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 30 लाख रुपए की हानि हुई है इसको 25 लाख तक की उसने क्या कर रखा है? दायित्व की सीमा कर रखी है। 10 लाख रुपए से अधिक यहाँ थे ही, ठीक है ना, तो 25 में से 10 लाख रुपए तो वो पे कर देगी और बाकी किससे ले सकेगी? 15 लाख रुपए बी कंपनी से ले सकेगी। बाकी के जो शेष 15 लाख रुपए की हानि है वो ए कंपनी को खुद को वहन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? क्योंकि नहीं तो ये क्या हो जाएगा, हानि जो है वो हानि की सीमा, लॉस की जो सीमा उन्होंने डिसाइड करी थी उससे अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? देन नेक्स्ट जो इसका है टीटी मेथड का सब मेथड जो है वो है हानि आधिक्य अनुपात या हानि रोको संधि, एक्सेस ऑफ लॉस रेशियो और स्टॉप लॉस टीटी। देखिए इस संधि के अंतर्गत कुल हानियों को सीमित कर दिया जाता है, ठीक है ना, जितनी भी टोटल लॉसेज हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन सबको क्या किया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ एक सीमा के बाद की हानियों को रोक दिया जाता है। जैसे हम देखें इस विधि की विशेषताओं के बारे में, तो यह विधि क्या करती है कि इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर यह बीमाकर्ता के लिए सरल, सुरक्षित और मितव्ययी विधि है। इसमें स्वतः पुनर्बीमा की व्यवस्था की जाती है। भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो हानियाँ होती है उसका कौन कर रहा है? उसको री इंश्योरर वहन कर रहा है। ये एक नए एवं मध्यम वर्गीय बीमाकर्ताओं के लिए लाभप्रद है। यह बीमाकर्ता के लिए व्यवसाय प्राप्ति में सहायक होती है। इसमें जोखिमों का संतुलन बना रहता है। यह विधि बीमाकर्ता को निश्चिंत रखती है कि भैया उसको टेंशन की अब ज़रूरत नहीं है, जो लायबिलिटी होगी वो किसकी होगी? अब री इंश्योरर की होगी। लेकिन देखिए इस विधि के कुछ दोष भी है। क्या? कि इस विधि में पुनर्बीमाकर्ता जोखिमों का चुनाव नहीं कर पाता, उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। बीमाकर्ता के लाभ कम हो जाते हैं क्योंकि उसे सामान्य बीमा जोखिमों का भी पुनर्बीमा करवाना पड़ता है। भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्योंकि वो डिसाइड कर लेता है, तो जनरली जो सामान्य बीमा जोखिम है जिनको वो इजीली वहन कर सकता था, जिनके क्लेम को इजीली वो दे सकता था, उनका भी उसको री इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। इसमें जोखिमों की श्रेणी व राशि सीमित हो जाती है, कैटेगराइज नहीं किया जाता। कहने का मतलब है हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि यह विधि सामान्य कारणों से क्षति की पूर्ति के बीमों जैसे दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा आदि में अत्यधिक उपयोगी रहती है। विध्वंसक दुर्घटनाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं की हम बात करें, ठीक है, क्योंकि उसमें देखिए रिस्क का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। इन सब में पुनर्बीमा के लिए इस विधि का उपयोग बहुत ही सीमित किया जाता है, ठीक है, इसलिए वैसे भी ये विधि ज़्यादा चलन में नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूलिंग मेथड या पूल विधि की। तो पूल विधि के अंतर्गत एक समझौते के माध्यम से विभिन्न बीमाकर्ताओं द्वारा एक पूल की स्थापना की जाती है। कहने का मतलब है इसमें काफ़ी सारी एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, ABCDEF, काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने मिलकर क्या करा? एक पूल का निर्माण कर लिया, ठीक है ना। एक कहने का मतलब है हम ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर इन्होंने संगठन बना लिया और जहाँ पर इसमें क्या है कि क्या अपना सारा व्यवसाय ये इस पूल को में दे देते हैं, मतलब इस संगठन को सौंप देते हैं और यहाँ से जो भी है अपने रेशो से जो है सारे के सारे लाभ और हानियाँ आपस में बांटते रहते हैं, अपने क्लेम्स को पे करते रहते हैं। देखिए रेड आउट करते हैं इसे। सभी सदस्य इस विधि के अंतर्गत एक समझौते के माध्यम से विभिन्न बीमाकर्ताओं द्वारा एक पूल की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। सभी सदस्य बीमाकर्ता अपने संपूर्ण व्यवसाय को इस पूल में दे देते हैं, ठीक है ना। इसमें दे दिया इन्होंने। हानियों का भुगतान इस पूल में से ही किया जाएगा, जितने भी लॉसेज होंगे ये पूल ही पे करेगा तथा पूल के लाभों को भी पूर्व निश्चित अनुपात में सदस्य बीमाकर्ताओं में बांट दिया जाता है। यह विधि भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये इस तरह से हो गया कि सभी लोग जो है आपस में एक दूसरे का रिस्क वहन करते हैं और अगर कोई लाभ होता है तो उसको आपसी जो अनुपात होता है समझौते द्वारा जो डिसाइड होता है उस रेशियो में वो ईजिली उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने देखे मैथड्स ऑफ री इंश्योरेंस। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।